खर्च करना पड़ता है। आज की इस हैरत अंगेज वीडियो में हम सऊदी अरब के इस नामुमकिन नजर आने वाले डेयरी मिरेकल का पोस्टमार्टम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलमराई और नादेक जैसी कंपनियां इतनी बड़ी बन गईं, गायें 50 डिग्री की गर्मी में कैसे जिंदा रहती हैं और ये दूध कितनी देर में फार्म से आपके फ्रिज तक पहुंचता है। चलिए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं और पूरे तौर पर मुकम्मल टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी 1970 की दशक में जाना होगा। 1970 से पहले सऊदी अरब अपनी खुराक और दूध की जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर करता था, लेकिन फिर 1973 में तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ और सऊदी अरब के पास पैसों का एक सैलाब आ गया। सऊदी हुकूमत ने फैसला किया कि वो खुराक के मामले में किसी पर निर्भर नहीं करेगा और पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा। अब मसला यह था कि रेगिस्तान में रिवायती तरीके से दूध की पैदावार मुमकिन नहीं थी। मकामी गायें साल भर में बमुश्किल 1000 लीटर दूध देती थीं और पानी वाली भैंसें रेगिस्तान की खुश्क गर्मी में जिंदा नहीं रह सकती थीं। तो सऊदी अरब ने इन तमाम चीजों के लिए क्या किया? सऊदी अरब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। हुकूमत ने अरबों डॉलर की सब्सिडी देना शुरू की। उन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका से सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल होल्स्टीन फ्रिशियन गायों को हवाई जहाजों में भरकर सीधे सऊदी अरब इंपोर्ट किया, जिसका 100% हवाई किराया हुकूमत ने खुद अदा किया। डेयरी फार्म के आलात पर 30%, आपाशी के पंपों पर 50% सब्सिडी दी गई और बिला सूद लोगों को कर्जा दिया गया। इसी दौर में अलमराई, नादेक और असाफी जैसी कंपनियों की बुनियाद रखी गई, जिन्होंने छोटे किसानों के बजाय सीधे कॉर्पोरेट मेगा फार्म्स का मॉडल अपनाया। अब आपका सवाल होगा कि क्या सऊदी अरब में वाकई लाखों गायें मौजूद हैं? जी हां दोस्तों, आज सऊदी अरब के डेयरी रेवर की तादाद लगभग 2,34,000 तक पहुंच चुकी है। यहाँ के फार्म्स आम फार्म्स नहीं है, बल्कि ये छोटे इंडस्ट्रियल स्टेट की तरह है। सिर्फ अलमराई कंपनी के पास 1,95,000 गायें हैं, जो 8 बहुत बड़े फार्म्स में रखी गई हैं। अलमराई का सबसे बड़ा फार्म अलबदिया 6 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है, जहां 47,000 गायें मौजूद हैं और अकेला ये फार्म रोजाना 9,30,000 लीटर दूध पैदा करता है। इसी तरह नादेक के पास 60 से 90,000 गायें हैं और अल सफी डैनॉन के अलखर्ज फार्म में 50,000 के करीब गायें हैं, जो रोजाना लाखों लीटर दूध देती हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े डेयरी फार्म्स इसलिए सऊदी अरब में हैं क्योंकि रेगिस्तान के सख्त माहौल में आप छोटे फार्म्स चला ही नहीं सकते। यहाँ मुनाफा कमाने के लिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी बड़े पैमाने पर काम करना पड़ता है, ताकि महंगी टेक्नोलॉजी की लागत पूरी की जा सके। आज इन यूरोपीय गायों की पैदावारी सलाहियत इतनी जबरदस्त है कि सऊदी अरब में एक गाय सालाना 12,000 लीटर से ज्यादा दूध देती है, जबकि अमेरिका में 10,500 लीटर की पैदावार है और यूरोप में 8,000 लीटर की औसत पैदावार है। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात आती है, होल्स्टीन गायें तो ठंडे इलाकों की होती हैं, तो फिर ये 50 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी में जिंदा कैसे बचती हैं? इसका जवाब है दुनिया की सबसे आधुनिक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये गायें खुले आसमान तले नहीं घूमती, बल्कि इन्हें बेहद बड़े खुले किनारों वाले स्टील के शेड्स में रखा जाता है, जिन्हें सऊदी स्टाइल बार्न्स कहा जाता है। इन शेड्स के अंदर का माइक्रो क्लाइमेट हमेशा 21 से 25 डिग्री टेंपरेचर के बीच रखा जाता है, चाहे बाहर सूरज आग ही क्यों न बरसा रहा हो। इन गायों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पंखे और हाई प्रेशर मिस्टिंग यानी पानी के फव्वारों का सिस्टम इस्तेमाल होता है। ये पंखे इतनी तेजी से हवा फेंकते हैं और नोजल से पानी के इतने बारीक कटरे निकलते हैं कि वो जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में भाप बन जाते हैं। इस इवेपोरेटिव कूलिंग से शेड का तापमान फौरी तौर पर गिर जाता है। इसके अलावा गायों के बैठने की जगह पर कंक्रीट के फर्श में ठंडे पानी के पाइप और कूलिंग मैट्स बिछाए गए हैं, ताकि उन्हें नीचे से भी ठंडक मिले। लेकिन एक और मसला पानी का है। इन गायों को पीने के लिए रोजाना 100 से 150 लीटर पानी चाहिए होता है। सऊदी अरब 2000 मीटर गहरे कुओं से पानी निकालता है, जो जमीनी टेंपरेचर की वजह से 50 डिग्री जितना उबलता हुआ और झुलसा देने वाला होता है। इस पानी को खास कूलिंग तालाबों से गुजारकर ठंडा किया जाता है और फिर गायों को पीने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ। गायों को आखिर खिलाया क्या जाता है? जाहिर है वो रेगिस्तान की रेत तो नहीं खा सकती। उन्हें अल्फाल्फा घास, मक्का और सोयाबीन का टोटल मिक्स्ड राशन दिया जाता है और एक गाय रोजाना 25 से 30 किलो खुराक खाती है। एक दौर था जब सऊदी कंपनियां ये घास खुद रेगिस्तान में उगाती थी, लेकिन अल्फाल्फा घास बहुत ज्यादा पानी पीती है। आंकड़ों के मुताबिक रेगिस्तान में 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए गाय और उसकी खुराक पर कुल मिलाकर 1000 लीटर पानी खर्च होता है। जब हुकूमत को एहसास हुआ कि इस तरह तो मुल्क का सारा जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने 2016 में एक सख्त कानून पास किया और 2019 तक स्थानीय तौर पर चारा उगाने पर पूरी पाबंदी लगा दी। अब सवाल यह था कि चारा कहां से आएगा? अलमराई और नादेक जैसी कंपनियों ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अमेरिका के एरिजोना, कैलिफोर्निया और अर्जेंटीना में लाखों एकड़ एग्रीकल्चरल जमीन खरीदी। वहां के पानी से उन्होंने अल्फाल्फा घास उगाई और उसे समुद्री जहाजों के जरिए पैक करके सऊदी अरब लाना शुरू कर दिया। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में वर्चुअल वाटर इंपोर्ट कहा जाता है, यानी दूसरे मुल्क का पानी घास की शक्ल में अपने मुल्क लाना। इस अमल पर अमेरिका में काफी बहस और तनकीद भी हुई, लेकिन आज सऊदी गायें अमेरिकी और अर्जेंटीनी चारे पर ही पल रही हैं। अब जब दूध तैयार हो गया, तो एक सवाल उभरने लगा कि उसे इतनी सख्त गर्मी में खराब होने से कैसे बचाया जाए। यहीं पर अलमराई और दूसरी कंपनियों का वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल काम आता है, यानी चारा उगाने से लेकर दूध निकालने, पैक करने और दुकान तक पहुंचाने का सारा काम ये कंपनियां खुद करती हैं। इनके बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता। अलमराई के पास 8,500 से 10,000 तक रेफ्रिजरेटेड ट्रकों का बेड़ा है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। नादेक के पास भी 2,300 से ज्यादा गाड़ियां हैं। यही नहीं, बल्कि मिल्किंग पार्लर्स में खुदकार मशीनों के जरिए 24 घंटे शिफ्टों में दूध निकाला जाता है। दूध निकलते ही उसे फौरन 4 डिग्री टेंपरेचर पर फ्लैश चिलर के इंसुलेटेड टैंकरों में भरा जाता है। अलबदिया जैसे फार्म से हर 45 मिनट बाद एक टैंकर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए निकलता है। वहां उसे पास्चराइज करके बोतलों में पैक किया जाता है और ट्रकों में लोड कर दिया जाता है। ये सारा अमल इतना तेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है कि गाय के थन से निकलने के बाद दूध 24 घंटे से भी कम वक्त में सुपरमार्केट की शेल्फ पर मौजूद होता है। इनकी डिलीवरी की दर हैरत अंगेज तौर पर 99% है। अब आखिरी सवाल, क्या सऊदी अरब दूध इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट? दोस्तों, इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। एक्साइटेड सऊदी अरब कच्चा माल जैसे सूखा दूध पाउडर, मक्खन का फैट और चारा तो दुनिया भर से इंपोर्ट करता है, लेकिन वह अपनी फैक्ट्रियों में उसे प्रोसेस करके और अपना ताजा दूध मिलाकर उसे तैयारशुदा वैल्यू एडेड उत्पादों की शक्ल में धड़ल्ले से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। सऊदी अरब आज खाड़ी देशों में दूध का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2024 में सऊदी अरब ने लगभग 1 अरब 28 करोड़ डॉलर की डेयरी उत्पादों का एक्सपोर्ट किया है। इनके सबसे बड़े खरीदारों में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन और जॉर्डन जैसे मुल्क शामिल हैं। ताजा पीने वाले दूध की बात करें तो वो जितना इंपोर्ट करते हैं उससे 16 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। दही के मामले में तो वो इंपोर्ट से 246 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब ने अपने रेगिस्तान को पूरे रीजन का फूड हब बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब के डेयरी मिरेकल की पूरी कहानी। एक ऐसा मुल्क जिसके पास न पानी है न हरियाली, उसने सिर्फ अपने विजन, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के जोर पर वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। अलमराई और नादेक जैसी कंपनियों का 100% वर्टिकल मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बना हुआ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या 1 लीटर दूध के लिए